प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब होता है अक्षर यानी अल्फाबेट्स। ठीक है, तो जो हमारी ये हिंदी है, जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे आप देखिए जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो अक्षरों के द्वारा ही लिखा गया है। अक्षरों से शब्द बने और शब्द से वाक्य बने। ठीक है, और अक्षरों के मेल से ही मतलब अक्षरों का अगर हम मेल करते हैं, उनको जोड़ते हैं और जो उनसे शब्द बनता है उसका भी कुछ सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अक्षरों को जोड़ा कुछ भी शब्द बन गया, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो आइए विस्तार से पढ़ते हैं वर्ण विचार के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है और ये शब्द दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए चित्र के साथ बोले गए शब्दों से निकलने वाली ध्वनियों को अलग अलग करके देखिए। जैसे दीदी एनीमिया से आपका क्या मतलब है? ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। ठीक है, अब देखो जैसे दीदी दो ई, तो ये अक्षरों का मेल हुआ, क्या बना? दीदी। क्या? क या अ मेल करके क्या बना? क। आपका आ प अ क अ रक्त, र अ क त अ रक्त। तो जब अब अन्य शब्दों की ध्वनियों को भी अलग अलग करके देखिए और ये भी जानिए कि मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड नहीं किए जा सकते और किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। तो इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों को का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। तो इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। मैं आपको अगर विस्तार से मतलब शुरू से बताऊं तो स्वर और व्यंजन होते हैं। जो स्वर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वर के उनका जो है कोई वजूद ही नहीं है। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां तथा ड ढ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग हैं। फिर बात करते हैं स्वर की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाती हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इनकी संख्या 11 है। ठीक है, स्वर अ आ ई उ ऊ, र से ऋषि ए ऐ ओ औ यानी कि 11। अयोगवाह अंग, अंग अनुस्वार तथा अह विसर्ग। स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और ये 4 हैं। अ ई उ र से ऋषि। र से ऋषि की मात्रा र के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। प्लुत स्वर इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। ये केवल एक है। इसका चिन्ह जैसे एस होता है ना, उल्टा एस उसकी तरह है। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है। जैसे सुनो, राम,
ओम, इस तरह से। आयोगवाह, अंग तथा अह आयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम आदि। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। रा, या, ण, न तथा म पंचमाक्षर हैं, जैसे कंघा, चंपक आदि, जैसे कंघा कंघा, चंपक चंपक आदि। अब बात करते हैं अनुनासिक। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, शिरोरेखा हम कहते हैं इसको, जो ये शब्द के ऊपर हम पूरी लाइन बनाते हैं, तो शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे गंवाना, हंसी, मांग, टांग आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग होता है। विसर्ग, इस ध्वनि का चिन्ह, ये देखो इस तरह से दो बिंदियां हैं, इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी संस्कृत से आए जो है तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। आगत ध्वनि अ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि। स्वरों की मात्राएं देखिए, ये स्वर हैं अ, आ, ई, उ, र से ऋषि, ए, आई, ओ, अ, ये इनकी मात्राएं हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये र, ये ए, आई, ये ओ की मात्रा और ये अ। अब इनसे बने हुए शब्द अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो ये कलम है। काम, किला, कील, कुछ, कूप, कृप, केला, कैसा, कोना, कौन। व्यंजन, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजक कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है। इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। इनके अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन तथा ड़ और ढ भी व्यंजनों में आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क वर्ग क ख ग घ ञ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ट वर्ग त थ द ध न, ये पंचम वर्ण है। प वर्ग प फ ब भ म, अंतस य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श स ह, संयुक्त व्यंजन श त्र ज्ञ श्र, ज फ और अ। ऊपर लिखित सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। अरहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। ड तथा ढ ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में ही होता है, संस्कृत में नहीं। इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में होता है, जैसे सड़क, तगड़ा, पढ़ाई, चंडीगढ़। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र, है ना, मूल रूप, स्वर रहित, स्वर सहित, स्वर सहित नीचे से गोल व्यंजनों के साथ, है ना, जैसे रमन, कर्म, क्रम, राष्ट्र। एक र ऐसे हुआ, दूसरा र ऐसे लगा, तीसरा ऐसे और एक र ऐसे। अब ऊ तथा ओ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती है, रू, रू, बिना घुमाए, घुमाकर। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है।
अर्थात सभी व्यंजनों में अ मिला होता है, परंतु शब्द में व्यंजन के साथ स्वर की जिस मात्रा का प्रयोग किया जाता है उसी की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, जैसे श अ श उ ल अ शूल। यदि शब्द में वर्णों का उच्चारण शुद्ध न हो तो वर्तनी में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे अशुद्ध शुद्ध, अशुद्ध शुद्ध, सुआन स्वाद, मूंगफली मूंगफली, है ना। अब आते हैं हम व्यंजन के भेद पर। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु जिह्वा और मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 में प्रत्येक पंक्ति के प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजन को जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। देखिए यहाँ पे, और हमने ये पहले भी पढ़े हैं, ठीक है, अभी पिछले पाठ में पढ़े हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंत बराबर मध्य, बीच, स्थ बराबर स्थित। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। ठीक है, उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। और ये 4 हैं, य र ल व। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म यानी गम। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा होती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। और ये 4 हैं, श, श, स, ह। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। कैसे है आइए देखते हैं। देखिए, कंठ। कंठ किसको कहते हैं हम? ये जो हमारा गला होता है। अ आ अह क ख ग। तालव्य, कठोर तालु से। ई ई च छ ज झ ई। मूर्धन्य यानी कि कठोर तालु के अगले भाग से। र ट ठ ड ढ ण। दंत यानी दांतों से। त थ द ध न ल स ज। ओष्ठ यानी दोनों होठों से। उ ऊ प फ ब भ म। दंतोष्ठ या ऊपरी दांत व निचले होठ से। व फ। नासिक्य अंग य ण न न म। कंठ तालव्य कंठ और तालु से। ए ऐ कंठोष्ठ गले तथा होठ से। ओ औ औ। अब है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और ये संख्या में 4 है। श, क, श, अ, क्ष, रक्षक, भक्षक, शोक्ष। तर, अत्र, पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। य, ज, य, अ, सर्वज्ञ, माता, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। श्र, श, र, अ यानी कि श्रम, श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे न न अन्न, म म चम। देखो ये आधा न है, ये पूरा न। ये आधा में, ये पूरा में। जब तक इसके नीचे हलंत लगा होता है, व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है, वो आधे होते हैं। च च सच्चाई, त त सत्ता। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे त संयुक्त, स्व स्वाद, स्थ स्थान, दध यानी कि शुद्ध। संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, किंतु संयुक्ताक्षर में 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते हैं। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है
तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण र अ ज अ त अ रजत, क ई ल अ किला, र अ ज अ राज, क ई म अ त अ कीमत, प उ ज अ पूजा, आ लो ओ क अलोक, प अ र थ अ पार्थ, आ श र अ य अ आश्रय, म ओ न अ मौन, प र अ भ अ प्रभा, ज य अ न अ ज्ञान। बच्चों, अब उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर आ रही है विच्छेद करते समय उसी स्थान पर लिखें। वर्ण संयोग, शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे श अ ब द अ शब्द, म ओ ल ई क अ मौलिक, न ई न द अ निंदा। उच्चारण तथा वर्तनी की अशुद्धि है। मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। सभी वर्णों के लिए मुख में उच्चारण स्थान होते हैं। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध यानी सही या सटीक न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां हो जाती हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है और अशुद्ध उच्चारण के कारण सामान्य अशुद्धियों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। असंबंधी अशुद्धि, साप्ताहिक, साप्ताहिक, अत्यधिक, अत्यधिक, आवश्यक, आवश्यक, नाराज, नाराज। अब ई संबंधी अशुद्धियां देखिए, तिथि, तिथि, दीवार, दीवार, बीमारी, बीमारी। अब ऊ संबंधी अशुद्धियां, प्रभु, प्रभु, गेहूं, गेहूं। अब र संबंधी अशुद्धियां, ऋतु, ऋतु, वृक्ष, वृक्ष, श्रृगाल, श्रृगाल। ठीक है। ए आई संबंधी अशुद्धियां है ना। देखिए, ऐसा, ऐसा, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। औ संबंधी अशुद्धियां, रोशनी, रोशनी, त्योहार, त्योहार, भौगोलिक, भौगोलिक। रो संबंधी अशुद्धियां, आशीर्वाद, कार्यक्रम, आदर्श, अनुस्वार, अनुनासिक संबंधी अशुद्धि। देखिए यहां पे चांदनी, चांदनी, संवारना, संवारना, सन्यासी, सन्यासी। ठीक है। अब श संबंधी अशुद्धियां, दुशासन नहीं, दुशासन, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रसाद, प्रसाद। अन्य अशुद्धियां, आकाश, आकाश, रक्षा, रक्षा, गई, गई। तो पढ़ते व बोलते समय शुद्ध उच्चारण पर बल दीजिए, वो शुद्ध उच्चारण सीखिए ताकि लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियों से बच सके। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।